हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन अड्डा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी जो चैप्टर 2 है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। और आज जो हम करने वाले हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ एक बात मैं आपको और बता दूं कि यह सेशन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सेशन है यह 2 पार्ट में होने वाला है। यह पहला पार्ट है, ठीक है, यह पार्ट 1 है। इसको इसका एक पार्ट और आएगा, क्योंकि एक पार्ट में सारे क्वेश्चन आंसर देने पॉसिबल नहीं थे, इसलिए इसके 2 पार्ट जो है ये आने वाले हैं। और दूसरा पार्ट भी शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। राजा, किसान और नगर इस चैप्टर का नाम है। 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो 4 बोर्ड का जिक्र मैं बार बार करता हूँ, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और राजस्थान, इन सब के बोर्ड का जो क्वेश्चन है यह कहीं ना कहीं सेम होता है। और पूछने का जो तरीका है यह भी कहीं ना कहीं सेम होता है। इसके अलावा जो भी बोर्ड एनसीईआरटी के को फॉलो कर रही है और उसका माध्यम हिंदी है, उन सभी बोर्ड स्टूडेंट के लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक बार हम लोग शेड्यूल की बात कर लेते हैं। शेड्यूल आपके सामने है। एक एक दिन इस सप्ताह में, सिर्फ इस सप्ताह के लिए जो क्लास है यह चेंज किया गया है, टाइमिंग चेंज किया गया है। 28 अगस्त से 2 सितंबर के बीच सप्ताह में एक क्लास होगी। और उसका जो समय रखा गया है 8 पीएम पे रखा गया है, यानी कि 8 बजे शाम में रखा गया है, ठीक है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। और आज जो है हिस्ट्री की क्लास है, आज बुधवार है, इसलिए आज हिस्ट्री की क्लास होने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेशन अच्छा लगे, आप लोग सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लास्ट में आपके कमेंट देखता हूँ, दिल बहुत ही खुश हो जाता है। इसलिए हार्ट भी दे देता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जो है ना, जो मैं मेहनत करता हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अच्छा लगता है, और इसलिए आप लोग कमेंट करते हैं। तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम लोग सेशन स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे। मगध साम्राज्य इतना बड़ा हुआ, फला फूला, इसके क्या रीजन थे, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग इसके 3 या 4 कारणों की कारणों के बारे में बात करने वाले, 3 या 4 कारणों के बारे में बात करने वाले हैं। मगध साम्राज्य के उत्थान के निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन से थे? पहला है भौगोलिक कारक। हम यहाँ पाटलिपुत्र और राजगिरी, दो राजधानी जो मगध की अलग अलग समय में 2 राजधानी रही, इनके बारे में बात करेंगे। किसी भी देश को अगर आपको जीतना है तो उसकी राजधानी पर आप अगर कब्जा कर लेते हैं तो उस देश पर नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि प्रशासनिक जो कार्यभार होते हैं वो राजधानी से ही बेसिकली होते हैं। और अगर आपने राजधानी पे ही कब्जा कर लिया तो कहीं ना कहीं उसका प्रशासनिक कार्य जो है ये ठप हो जाएगा। यानी कि उसका जो प्रशासन का जो भी प्रशासन के अंदर जो कार्यकार होती है वो ठप हो जाती है। पहला है हमारा भौगोलिक कारण। मगध की राजधानी जो पाटलिपुत्र है, गंगा, सोन, पुनपुन, जिसको गंडक कहते हैं, इन नदियों के संगम पे बसा हुआ था, ठीक है। इसके चारों ओर नदियां थी, जिस वजह से कोई भी दुश्मन देश इस पर आक्रमण नहीं कर पाता था, क्योंकि यह नदियों से घिरा हुआ था। और इस वजह से इस पर आक्रमण करना लगभग असंभव था, क्योंकि नदी को पार करके आना पड़ता और फिर इस पर आक्रमण करना पड़ता। दूसरा, मगध साम्राज्य इतना बड़ा था, इसके राजा इतने शक्तिशाली थे कि दुश्मन देश ऐसा सोच भी नहीं सकता था। दूसरी, हम इसकी राजधानी की बात करें, इसकी प्राचीन राजधानी जो राजगिरी थी, वर्तमान में राजगीर कहा जाता है। यह 5 पहाड़ियों की श्रृंखलाओं से घिरी हुई थी, जो मगध को एक अभेद किले के रूप में बनाती थी। यानी कि इसकी जो प्राचीन राजधानियां थी इस पर भी कब्जा करना लगभग नामुमकिन था। उसके बाद अगला कारण जो है आर्थिक कारण। अगला कारण है आर्थिक कारण। मगध का जो क्षेत्र है यह गंगा के मध्य भाग में पूरा फैला हुआ था, या मध्य भाग में स्थित था। जिस वजह से क्या है कि यहाँ पे मिट्टी जो थी यहाँ की ये बहुत उपजाऊ थी। मिट्टी उपजाऊ होने के साथ ही यहाँ पे कृषि का जो कार्य था, ये पशुपालन और नदियों के संगम पर होने की वजह से यहाँ पे व्यापार जो है काफी दूर दूर तक फैला हुआ था, या व्यापार काफी अच्छे पैमाने पर होता था। इस क्षेत्र में लोहे के विशाल भंडार भी थे, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पे लोहे का अस्त्र शस्त्र बनाया जाता था, जिसका उपयोग युद्धों में दुश्मन देशों को पराजित करने के लिए किया जाता था। तो दूसरा आर्थिक कारण। तीसरा है प्रतापी राजाओं का शासन। मगध पर जो है हर्यक वंश से लेकर के मौर्य वंश के प्रतापी राजाओं का शासन रहा। जहां मैं बात करूं हर्यक वंश के शासक बिंबिसार इतने प्रतापी राजा थे अपने समय के। उसके बाद मौर्य वंश के जो शासक थे, सम्राट महान अशोक, ठीक है, महान अशोक भी थे, इसी के मौर्य वंश के शासक थे, और मगध पर इनका भी शासन रहा था।
जिन लोगों ने, जिन राजाओं ने अपने साम्राज्य का यानी कि मगध के विस्तार का कार्य किया, मगध को विस्तृत किया इन लोगों ने या इन राजाओं ने। नेक्स्ट कारण है अगला, सांस्कृतिक कारण। मगध में अन आर्यों, आर्य होते हैं ना, इनको, इनका जो अपोजिट अनार्य, इनकी बहुलता थी, यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में थे। आर्य की तुलना में गैर आर्य व्यक्ति जो थे ये काफी ज्यादा थे। यह जो थे रूढ़िवादी यानी कि पुरानी परंपरा और ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं से सहमत नहीं थे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या कहती है? वर्ण व्यवस्था की सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र होगा। इस तरह की व्यवस्था से ये सब ये सहमत नहीं थे। इस तरह से जो है समाज ये प्रगतिवादी था। इससे भी मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर करके सामने आया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी आपको किसी भी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसी में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण बताइए। 2023 में पूछा गया, यहाँ 4 लिखा गया है। 4 में से कोई भी आप जो है 2 यह लिख सकते हैं। 2 कौन कौन से लिखिएगा तो ज्यादा बेटर होगा? पहला तो भौगोलिक कारक लिख दीजिएगा और दूसरा आर्थिक कारक, 2 लिख लीजिएगा, ज्यादा बेटर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हिस्ट्री में जो लघुतरीय प्रश्न होते हैं, जो 5 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, इसको 100 से 200 शब्दों में लिखने के लिए कहता है, और जो 2 नंबर वाले शब्द होते हैं या अधिकतम मैक्सिमम 50 शब्दों में लिखने के लिए कहता है। तो कम से कम आपको इतने शब्दों में लिखना, कम से कम 100 शब्दों में, अधिकतम 2 शब्दों में लिख देना है। और जो 2 नंबर वाले हो अधिकतम 50 शब्दों में आपको आंसर लिखने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इस तरह से आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार ये जो एफर्ट है मेरा, ये आप लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे और आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब और किसने की? अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे ना तो ये सब फ्री का नंबर होता है हिस्ट्री में। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, मगध, हर्यक वंश के तीसरे शासक, मगध के बारे में बात की जा रही है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी किसने? उदयन ने। गंगा, सोन एवं पुनपुन या जिनको गंडक नदी कहते हैं, इनके संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। उदयन ने इस नगर की स्थापना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, कब की थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। तो उम्मीद करता हूं कि यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया। 2 नंबर में है, मैक्सिमम 50 नंबर, 50 वर्डों में यानी अधिकतम 50 शब्दों में लिखने के लिए कह रहा है। जितना पूछा जा रहा है उतना हम लोगों ने लिख दिया, इसमें पूरा पूरा नंबर हमें मिल जाना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताइए। तो गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों का नाम बताना है। 2019, 22 और 23 के एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा गया है। यहां हम लोग 3 मंदिरों के बारे में बात करने वाले हैं। मैं बार बार कहता हूं कि अगर 2 पूछा गया है कारण, तो हो सकता है 3 भी पूछा जाए या तीसरा भी पूछा जाए, इसलिए आपको मैं एक एक्स्ट्रा बताता हूं। तो यहाँ पे है, क्योंकि 2 पूछा गया है तो हम 2 ही लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन आंसर में हम 3 लिखेंगे। हो सकता है किसी एग्जाम में आपको 3 देखने को मिल सके। पहला है हमारा तिगवा का विष्णु मंदिर, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में मिला या जबलपुर मध्य प्रदेश में अवस्थित है। दूसरा है भूमरा का शिव मंदिर, जो नागौद मध्य प्रदेश में। और तीसरा है ईंटों से निर्मित भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर, जो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, और आपको मेरा फेस नहीं दिखेगा। रीजन क्या है कि कुछ टेक्निकल इशू हो गया, जिस वजह से मेरा फेस जो है नहीं दिखेगा आपको, बट कोई ना, क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेंगे। किन्हीं 2 स्मृतियों के नाम बताइए। क्या क्वेश्चन है? किन्हीं 2 स्मृतियों के नाम बताइए या लिखिए। यहाँ भी आपको 3 मिल जाएगा। कौन कौन सा है? मनु स्मृति, नारद स्मृति और विष्णु स्मृति। तो 3 स्मृतियों के नाम जो है आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। इसका अगर प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ लास्ट में कमेंट भी कर दीजिएगा कि सर सेशन हमें अच्छा लगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक इतिहासकार है रोमिला थापर, इनके कोट से हम लोग शुरू करेंगे, और ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है कि अगर आप किसी को कोट अनकोट करते हैं तो। क्या कहा था उन्होंने? स्वर्ण युग वह युग है जिसमें साहित्य, वास्तुकला तथा ललित कलाएं उत्कर्ष के ऐसे स्तर पे पहुंच जाए
कि आने वाले समय के लिए वो आदर्श बन सके। और यह परिभाषा जो है, जो रोमिला थापर जी ने दिया था, गुप्त काल के संदर्भ में हमें उसे स्वर्ण युग का दर्जा देने के लिए बाध्य करती है, मजबूर करती है। यानी कि गुप्त काल में जो साहित्य है, जो वस्तुकला है, जो ललित कलाएं हैं, अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इसी वजह से हम इसको स्वर्ण युग कहते हैं, या इतिहासकार इसे स्वर्ण युग कहते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन है तो लिखना पड़ेगा हमें। गुप्त काल में ज्ञान विज्ञान, कला, स्थापत्य एवं साहित्य आदि सभी क्षेत्रों में काफी अत्यधिक उन्नति हुई थी। राजनीतिक दृष्टि से अगर बात करें तो समुद्रगुप्त जो था, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इन्होंने समस्त भारतवर्ष को जीत लिया। और समुद्रगुप्त स्वयं कला एवं संस्कृति में रुचि रखते थे। यह बात का प्रमाण कैसे मिलता है? जो सिक्के जो थे वहां के गुप्त काल के, उसमें समुद्रगुप्त का चित्रण है, जहां पे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इनमें जो थे, इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे। इन्होंने बहुत सारे विद्वानों को आश्रय दे रखा था, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता था। गुप्त काल में एक केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था अस्तित्व में थी, यानी कि राजा था, और राजा जो था, ठीक है, उसके अलावा भी और भी प्रशासनिक स्तर पे अधिकारी होते थे, जिसमें राजा सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता था। आर्थिक दृष्टि की भी बात करें तो आर्थिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र जो था, यह युग जो था, बहुत ही समृद्ध था। उसके बाद गुप्त जो प्रशासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे, फिर भी जो अन्य धर्म थे, चाहे मैं बात करूं मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, उन अन्य धर्म के प्रति उनका जो है सौहार्द था, यानी कि वह बहुत ही नरम थे, और सभी धर्मों की, मतलब सभी धर्मों के प्रचार प्रसार का अवसर दिया करते थे। ऐसा नहीं था कि अगर वो हिंदू है तो सिर्फ हिंदूवादी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। दिल्ली का लौह स्तंभ है और अजंता की गुफाओं की उत्कृष्ट चित्रकारी गुप्त काल के चरमोत्कर्ष का प्रतीक है। इस प्रकार सकारात्मक अर्थों में या सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह भी जो आंसर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये रीजन जो है पर्याप्त है 5 नंबर देने के लिए या 5 नंबर लेने के लिए, ठीक है, टीचर से। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? 2020 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बार बार कहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करवाते हैं? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं। और इतना ज्यादा क्वेश्चन करवा देंगे, इतना ज्यादा क्वेश्चन करवा देंगे, मतलब इतना ज्यादा ही नहीं कि आलतू फालतू कोई सा क्वेश्चन करवा देंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इतना करवा देंगे आपको कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको एक बार जरूर लगेगा कि ये मैंने पढ़ा है, इतना मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। कलिंग युद्ध के बारे में पूछ रहा है। कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय जो है द्रवित हो गया। ठीक है, उससे पहले अशोक जो था अपनी साम्राज्य की विस्तारवाद नीतियों को अपनाया करता था, यानी कि अपनी साम्राज्य को बढ़ाया करता था, और उसने कभी भी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। वर्तमान के उड़ीसा में कलिंग के जो राजा थे, कलिंग नरेश खारवेल कहा जाता, उनके और अशोक के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। और इसी नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय जो था यह द्रवित हो गया, जिस वजह से उसने कभी भी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। उसने चंद्रगुप्त के द्वारा गठित सेना भंग कर दिया। चंद्रगुप्त ने जो सेना बनाई थी उसको उसने भंग कर दिया, बर्खास्त कर दिया। युद्ध विजय के स्थान पर उसने धर्म विजय का निश्चय किया, यानी कि अब धर्म का प्रचार करेंगे, धर्म से लोगों का दिल जीतेंगे, तथा उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इस प्रकार अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति के स्थान पर धर्म प्रचार की नीति अपनाई। समस्त भारत सहित उसने विदेशों में भी धर्म प्रचारक भेजे। तो कलिंग युद्ध का अशोक पर इतना प्रभाव पड़ा था, यह आप लिख सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन 2 नंबर में इतना ज्यादा होता है। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, यहाँ मैंने अपने शब्दों में लिखने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इतिहासकार नेपोलियन ने समुद्रगुप्त की तुलना इतिहासकार नेपोलियन से समुद्रगुप्त की तुलना क्यों करते हैं? कारण बताएं। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसकी तुलना नेपोलियन से की जाती है? समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसने पूरे भारत के छोटे बड़े राज्यों पर विजय हासिल कर राजनीतिक एकता स्थापित की थी। बी ए स्मिथ महोदय के इतिहासकार है, उन्होंने कहा, उन्होंने भारत को
भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा, ठीक है। महोदय ने समुद्रगुप्त को, यहाँ पे एक शब्द हो जाएगा किसको, समुद्रगुप्त को, आप लोग लिख लीजिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन ने इंग्लैंड को छोड़कर यूरोप में लगभग सारे देशों को जीता था। उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने भारत को जीता था और कोई भी शासक उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला नहीं था उस समय, जिस समय समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था। महान विजेता होने की वजह से ही उसकी तुलना फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट से की गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसमें एक लाइन और है, नहीं बस इतना ही है, ठीक है। 2 नंबर में है, ठीक है, 2 नंबर में, इससे ज्यादा लिखना भी नहीं रहता, ठीक है। बस 2 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम 50 शब्दों में गया था, 50 शब्द हो गए होंगे, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, उसका कार्यकाल बताए। फ्री के नंबर 2022 में, फ्री के नंबर इसलिए क्योंकि बहुत छोटे आंसर है इसके। मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी। उसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व था। बस हर्यक वंश का संस्थापक पूछ रहा है, यानी कि नाम पूछ रहा है, उसका कार्यकाल पूछ रहा है, 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है आप लोगों को। सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं 2 प्रमुख स्रोतों के नाम बताएं। साहित्य स्रोतों के नाम बताने के लिए कह रहा है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ 2 पूछ रहा है, हमने 3 की बात की है क्योंकि अगले सेशन में मे भी हो सकता है अगले एग्जाम में आपको 3 देखने को मिल जाए। मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं 2 प्रमुख स्रोतों के नाम निम्नलिखित हैं। यहाँ मैंने 2 ही लिखे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। मैं बार बार बताता हूँ, 2 पूछा गया है, हो सकता है 3 पूछ ले आपसे, तो कम से कम 3 तो आपको आना चाहिए ना। मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका, इंडिका में भी मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी गई है, इसमें भी मौर्य प्रशासन के बारे में या मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। विशाख दत्त के द्वारा जो मुद्रा राक्षस लिखी गई है, इसमें भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है हमें। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन इतिहास के किन्हीं 2 प्रमुख साहित्यों के नाम बताए। ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। मौर्य काल का पूछा है तो गुप्त काल का भी पूछा है। गुप्तकालीन इतिहास के किन्हीं 2 प्रमुख साहित्यों के नाम जो है या निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? महाकवि कालिदास जो थे, इनके द्वारा लिखी गई है रघुवंश, इसमें गुप्त काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरा जो है, शूद्रक के द्वारा लिखी गई है मृच्छकटिकम, ठीक है, इनके द्वारा भी गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये 2 में बोल रहा है, 2 ही लिखना है, इससे ज्यादा मिला भी नहीं और इससे ज्यादा पूछने की भी संभावना नहीं बनती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि सर सेशन अच्छा लग रहा है हमें। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल गुप्त काल के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालें। गुप्त काल के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालने के लिए कह रहा है कि उस समय की साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अंग्रेजी में कहें तो, या हिंदी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यह कैसी थी। साहित्य व कला के विकास के साथ ही गुप्त काल में साहित्य का भी विकास हुआ, कला का भी विकास हुआ। इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा विकास हुआ, काफी ज्यादा तरक्की हुई, काफी ज्यादा प्रगति हुई। आर्यभट्ट जो थे यह गुप्त युग के ही थे, जिन्होंने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर ही घूमती है। दशमलव प्रणाली की जो आविष्कार है, दशमलव प्रणाली का जो शुरुआत है, इनके द्वारा ही किया गया था। शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी और इन्होंने ही कहा था पृथ्वी व सूर्य के मध्य चंद्रमा के आने से क्या होता है, ग्रहण लगता है। ये सब बातें सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही कही थी। गुप्त युग के प्रमुख एक ज्योतिषाचार्य हुए, जो ज्योतिष कहते हैं ना, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। कौन थे? वराहमिहिर। उन्होंने ज्योतिष, नक्षत्र विद्या और नक्षत्र का मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है, इसके संबंध में बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे उन्होंने। किन्होंने? वराहमिहिर ने। इसके अलावा एक वैद्य का जिक्र आता है जिनका नाम था बाणभट्ट। इन्होंने, ये भी इसी युग से संबंधित थे। औषधि विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे, आयुर्वेद कह सकते इसके बहुत बड़े ज्ञाता थे। और इस युग में पशुओं की चिकित्सा से संबंधित भी अनेक ग्रंथों की रचना की गई थी। तो गुप्त काल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या यूं कहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये भी काफी ज्यादा उन्नत थी, काफी अपने चरमोत्कर्ष पे थी। तो यह भी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अभिलेख किसे कहते हैं। बार बार अभिलेखों का जिक्र आता है, तो अभिलेख कहते किसको हैं?
राजाओं के द्वारा या अन्य महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा अपने आदेशों या अपने संदेशों, आदेशों या यहाँ पे लिख दीजिएगा अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट्स बना ही रहे होंगे। अपने आदेशों या संदेशों को पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण यानी कि लिखे गए पाठन सामग्री को अभिलेख कहा जाता है। यह प्रचलन जो है आज भी है। किसी सड़क का उद्घाटन हुआ, किसी चीज का उद्घाटन हुआ तो वहां पे एक पत्थर पे लिखा जाता है माननीय सांसद, माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल, माननीय विधायक इनके द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री इनके द्वारा क्या हुआ, उद्घाटन हो रहा है। प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है। शासक द्वारा अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे, लिखवाते थे, किस पर, पत्थरों पर या पत्थरों जैसी जो कोई धातु होती थी उस पर, ताकि लोग उन्हें पढ़ सके, देख सके और उन आदेशों का या उन संदेशों का पालन कर सके। आधुनिक युग में भी इसका उपयोग हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी सड़क का किसी चीज का उद्घाटन होता है तो क्या होता है, वहां पे एक काला पत्थर पे लिख दिया जाता है कि माननीय के द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 2020 में पूछा गया है और 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाजनपद से आप क्या समझते हैं। 2020 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। महाजनपद जो है 2 शब्दों से बना। पहला महा जिसका अर्थ होता है बड़ा और दूसरा है जनपद जिसका अर्थ होता है क्षेत्र। प्राचीन भारत की बात करें, पुराने समय की बात करें तो इसमें जो था, राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो जैन ग्रंथ तथा बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद यानी कि क्षेत्रीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। इतना लिख दीजिएगा, आपको पूरा पूरा जो है नंबर है ये मिल जाएगा अगर पूछा गया तो। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़े। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करें। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। मौर्य काल में विभिन्न शासकों ने, यानी बहुत सारे शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक इत्यादि और सारे शासक हुए, नगरों की स्थापना की। इसके साथ साथ स्तूपों का निर्माण करवाया, गुफाओं का निर्माण करवाया और स्तंभों का भी निर्माण करवाया। इसी दौरान अशोक ने स्थापत्य कला में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा बहुत सारी ऐसी चीजों का निर्माण किया गया जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक बने हुए हैं। जैसे सारनाथ का शीर्ष स्तंभ, ठीक है, सारनाथ का जो शीर्ष स्तंभ है इसमें 4 सिंह पीठ सताए बैठे हुए हैं। यह 4 सिंह एक चक्रण धारण किए हुए हैं। चक्र में 32 तेलियां, माफ कीजिएगा 24 तेलियां हैं, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज पे भी देखने को मिलता है। यह चक्र बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। ठीक है, पहला तो ये हो गया स्थापत्य का। उसके बाद रामपुरवा में नटवा बैल ललित मुद्रा में खड़ा है। शंकिका स्तंभ के शीर्ष पर हाथी की आकृति है और रामपुरवा के स्तंभ शीर्ष को राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। समझिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में स्तूप की वास्तुकला जो है यह काफी ज्यादा विकसित हुई थी। अशोक ने काफी संख्या में स्तूपों का निर्माण करवाया था। इस दौरान बहुत सारे स्तूप निर्मित किए गए थे, जिसमें से कुछ है जैसे सांची का महास्तूप, सारनाथ का धर्मराजी का स्तूप, भरहूत का स्तूप और तक्षशिला स्तूप। ये सब स्तूपों के कुछ उदाहरण है। मौर्य काल में चट्टानों को काटकर कई गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। इसमें सुदामा की गुफा, कर्ण चौपर की गुफा और विश्व झोपड़ी जो है यह प्रमुख है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। 5 नंबर में इतना जो आपको लिखना ही पड़ेगा, बहुत शॉर्ट में जितना हो सकता था उतना मैंने आपको बताया है। ठीक है, आई होप आपको यह भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेख स्रोतों को लिखे। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। मौर्यकालीन 4 इतिहास स्रोतों के जो नाम है यह निम्नलिखित है। पहला जो है 14 वृहत शिलालेख जो अलग अलग जगहों पर मिले, जैसे कलसी, सहबाद गढ़ी आदि, सहबाज गधी आदि आदि जगहों से मिले हैं। दूसरा मस्की मस्की गुर्जरा से प्राप्त लघु शिलालेख। तीसरा गिरनार से प्राप्त लघु शिलालेख। और चौथा लौरिया अरिराज से प्राप्त स्तंभ अभिलेख। तो कुल 4 अभिलेखों को लिखने के लिए बताया गया। 4 लिख देंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन है, पूरे पूरे आपको मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे लगे होंगे। सेशन अच्छा लगे तो लाइक
शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा, और कमेंट आप करिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, लाइव सेक्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में आकर के आपको कमेंट करना है कि सर सेशन अच्छा लगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, और इसका एक पार्ट और आने वाला है। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।